मैं कहूँगा गरीबी। जी हाँ, गरीबी, जो उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर देती है, उससे उसकी खुशियों को छीन लेती है और उसे जुदाई के आंसू पीने को मजबूर कर देती है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो। माँ जल्दी से खाना लाओ, पेट में हाथी कूद रहे हैं। सुबह सुबह स्नान करके मैंने गुनगुनाते हुए माँ को आवाज लगाई, 1 मिनट अभी लाती हूँ। रसोई घर से श्वेता की आवाज आई, यह क्या है? दाल भात भुजिया क्यों नहीं बनाई? खिचड़ी की थाली देखते ही मैं बिदक गया। अभी तक खिचड़ी मिल भी गई, कल से वो भी नहीं मिलेगा। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैंने हैरानी और गुस्से से श्वेता की तरफ देखा। हाँ भाई, घर में चावल, दाल, आटा सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हें आशिकी से फुर्सत मिले तब तो कुछ जानो। तुम्हें तो घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं है, श्वेता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर जैसे मेरा ख्वाबों की दुनिया से मोहभंग हुआ। वह ठीक ही कह रही थी। मोहब्बत के समंदर में मैं इस कदर डूब गया था कि जीवन की वास्तविकता से अनजान हो गया था। पता नहीं ये जिंदगी मुझे कहा। कलाई पर गुदे उसके नाम को सहलाते हुए मैं बस यही सोच रहा था, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा वक्त भी आता है जहां हमारे सामने केवल एक ही रास्ता बचता है। यहाँ भी मेरे सामने केवल एक ही विकल्प बचा था, अपने बिखरते हुए परिवार को बचाना। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। शाम को यही सोचते हुए मैं खेतों की तरफ जा रहा था। तभी वह सिर पर घास का गट्ठर लिए सामने से आती दिखाई पड़ी। उसके साथ उसकी 4 से 5 सहेलियां भी थी। थोड़ा करीब आने पर मैंने देखा कि उसके दोनों गाल सुजे हुए थे, जिसे वह अपने दुपट्टे से ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शायद घास काटते समय ततैया ने काट लिया था। अरे ये क्या बंदरियों जैसी शक्ल बना रखी है, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। रुको अभी बताती हूँ। एक तरफ घास का गट्ठर फेंकते हुए वह मेरे ऊपर झपटी, परंतु मैं तो पहले से ही भागने के लिए तैयार था। कुछ दूर जाकर बंदर की तरह मुंह फुलाकर उसे फिर से चिढ़ाया। आज के बाद जो कभी मिल गए तो जान से मार दूंगी, उसके मुस्काते हुए हंसिया दिखाया। फिर अगले 2-3 दिनों तक वह मुझसे चिढ़ी रही। अगर मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता तो वह मुंह बिचका लेती। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। गुस्से में वह बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए अक्सर मैं जानबूझकर ऐसी बात कह देता कि वह चिढ़ जाती। फिर 2-3 दिनों तक वह नाराज रहने के बाद अपने आप ही मान जाती। यही सिलसिला पिछले 2-3 सालों से चला आ रहा था। इधर पिछले कुछ दिनों से बाबूजी की तबीयत खराब चल रही थी और घर के हालात भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। मुझे इस बात का एहसास भी हो गया था कि मुझे जल्द ही कोई कठोर निर्णय लेना होगा। ये सच था कि मुझे उससे बहुत प्यार था, शायद हद से भी ज्यादा, परंतु अपने परिवार के लिए उससे जरा भी प्यार कम ना था। मेरे अंदर इतना हौसला था कि अपने परिवार के लिए उसके जैसी 1000 लड़कियों को कुर्बान कर सकता था। एक दिन मुझे पता चला कि गांव के कुछ लड़के, जिससे मेरे बड़े भैया भी थे, जो हम लोगों से अलग रहते थे, पंजाब कमाने जा रहे हैं। मैंने उनसे बात की तो वे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले मैंने 3-4 पन्नों का एक बड़ा सा प्रेम पत्र लिखा और अपनी छोटी बहन अंकिता को दे दिया, जो अंजलि की सहेली थी। इसे याद करके अंजलि को दे देना। घर से निकलने से पहले मैंने उसे फिर से याद दिलाया। ठीक है, उसने सिर हिलाया। ट्रेन के छुट्टे ही मेरी आंखों के सामने उसके साथ बिताए गए सारे पल किसी फिल्म की भांति घूमने लगे। एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस्म से जान निकली जा रही हो।
दिल में दर्द का ऐसा तूफान उठा कि आंखों से आंसू छलक आए। भूल जाओ उसे, शायद वह तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है, मैंने अपने सीने पर हाथ रखते हुए दिल को समझाया। परंतु दिल तो बच्चा ही होता है। वह खिड़की से बाहर सिर निकालकर बच्चों की तरह बिलक पड़ा। मेरे दिल की आवाज ट्रेन के शोर के नीचे दब कर रह गई। रात के अंधेरे में किसी को कुछ खबर भी ना हुई कि उनके आसपास कुछ हुआ है। बहरहाल हम लोग 2 दिनों के उबाऊ सफर के बाद पंजाब की राजधानी लुधियाना पहुंच गए। लुधियाना स्थित कार्यस्थल पर पहुंचने पर पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है। वहां पर कार्यरत मजदूरों से पता चला कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर लाया गया था, परंतु यहाँ इस निर्माणाधीन कारखाने में खुदाई का काम कराया जा रहा है, वो भी बहुत कम पैसों में। हमारे साथ गांव के करीब 10 से 12 लोग थे। हमने किसी तरह वहां रात गुजारा और सुबह होते ही पहरेदारों को चकमा देकर भाग निकले। लुधियाना से भागकर हम लोग दिल्ली गए और वहां से गुड़गांव। लेकिन वहां भी दुर्भाग्य ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। 1-2 दिन काम करने के बाद हमें ये कहकर हटा दिया गया कि यहाँ ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है। गुड़गांव से वापसी के क्रम में हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम जिस टैक्सी पर सवार थे वह बीच रास्ते में ही पलट गई। मेरे कंधे की पसली टूट गई थी और भैया को भी काफी चोटें आई थी। दिल्ली में हमारे एक पड़ोसी रहते थे। बड़े भैया के पास उनका नंबर था। हमने उन्हें फोन किया और उनका पता पूछकर घायल अवस्था में ही किसी तरह उनके पास पहुंचे। उन्होंने एक सरकारी अस्पताल में हमारा इलाज कराया और हमें अपने साथ ले आए। उस वक्त उनकी भी माली हालत बहुत खराब थी। हालत ऐसी थी कि कभी कभी चाय बिस्किट पर ही दिन गुजारना पड़ता था। कैसे कहूँ, बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। पता नहीं ये जिंदगी कब तक मुझे रुलाती रहेगी। एक रात में भूखे पेट गिट्टी के ढेर लेटा उसे याद करके अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी कहीं से आती हुई संगीत की ध्वनि मेरे कानों में गूंजने